हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी सेंटर से आज मैं यहां से आपसे बात कर रहा हूं। कोठारी ग्रुप का जो लिगेसी बनी हुई है फ्रेंड्स, लास्ट 45 ईयर्स से लिगेसी बनी हुई है एजुकेशन फील्ड में, और उम्मीद करता हूं आप फ्रेंड्स भी हमारे साथ बने रहेंगे। फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे कि लास्ट जो लेक्चर्स हमारे हुए थे उसमें मैंने आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, ये सब समझाया था। उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल वो वीडियोस आपने देखे होंगे और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। फ्रेंड्स, आपके कॉमर्स स्ट्रीम में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें एक चैप्टर दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसका लिंकेज अगर एकेडमिक के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप देखते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। यानी अगर किसी कॉम्पिटिटिव, जब मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या फिर नेट की एग्जामिनेशंस हो गई, वहाँ पे भी जो एमसीक्यू टाइप आते हैं क्वेश्चन, उसमें बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। इसके साथ में अगर आप सीए का कोर्स करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं, तो वहाँ पर भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और एक बड़ा क्वेश्चंस बनता है जो एटलीस्ट मिनिमम जो मार्क्स होते हैं वो 10 मार्क्स एटलीस्ट होते ही होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कैश फ्लो पे, जो इंस्टीट्यूट पूछती है, आईसीआई पूछती है इस पर। अगर आज हम शुरुआत करें इसकी, आपके वैसे तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी डेफिनेटली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं इस पर बात करना चाहूँ तो देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये लिखा है INDAS 7। IND का मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पूरा पहले चलता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट अब चलता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपको अगर एमसीक्यू में भी कहीं पे आ जाए तो आपको उस पर जो चार जो ऑप्शन रहते हैं उसमें आपको टिक करना है AS 7 पर। वो चार ऑप्शन कुछ भी बना सकते हैं, AS 26 बना सकते हैं, AS 8 बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वो बात करता है इंड AS 7, इंड AS 7 इस पर लगता है। ठीक है, अब इसमें 3 तरह की एक्टिविटी होती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती है। फर्स्ट एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस पे भी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी चौथी एक्टिविटी दे दी जाए। हो सकता है वो इस कैटेगरी में नहीं आती है, तो आपको ध्यान रखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम इनको आराम से एक एक एक्टिविटी को हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो एक्टिविटी किस सिनेरियो में बात करना चाहती, क्योंकि जब आप अगर इन एक्टिविटीज को अच्छे से समझ लेंगे तभी आपका क्वेश्चंस, जो आपका एक बड़ा क्वेश्चंस आता है 8 to 10 मार्क्स तक आ सकता है, तो आप तभी आपका वो क्वेश्चन सही होगा। अगर आपने इस एक्टिविटी को सही से नहीं समझा तो आप मे भी पॉसिबल आप इन्वेस्टिंग वाले जो आइटम्स हैं वो आप फाइनेंसिंग में लिख देंगे और फाइनेंसिंग वाले आइटम आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहली एक्टिविटी आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या मतलब होता है ऑपरेटिंग का मतलब? ऑपरेटिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो चीज डे टू डे बिजनेस में होती है। डे टू डे बिजनेस में क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स होता है, फिर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उससे कितनी कैश आती है। यहाँ पे जस्ट बात करी है, सब दूर ये बात करी कैश फ्लो। तो कैश फ्लो, कितना कैश आया और कितना कैश गया। कैश फ्लो का मतलब जो कैश आना है वो भी शामिल होता है और जो कैश जाता है वो भी शामिल आता है। इनकमिंग भी आता है और आउटगोइंग भी शामिल होता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग में क्या शामिल होता है? सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सीमेंट की इंडस्ट्री है,
बिरला सीमेंट है, तो अगर वो गुड्स को सेल करती है तो जो कैश में उसको गुड्स की सेल पर अमाउंट मिला तो वो ऑपरेटिंग में आएगा। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में हो सकता है कोई जैसे डॉक्टर्स हैं या फिर इंजीनियर हैं, वो अपनी सर्विसेज देते हैं और कैश में जो पैसा रिसीव करते हैं क्योंकि वो उसके ऑपरेटिंग से संबंधित है, तो वो इसमें आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएगा। फिर रॉयल्टी हो गया, फीस हो गया, कमीशन हो गया। तो फ्रेंड्स ये भी जो रॉयल्टी, फीस और कमीशन होता है ये भी बिजनेस से ही रिलेटेड होता है, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपने जिस पर्सन से उधार पे मान लीजिए गुड्स परचेस करा या उधार सर्विसेज लिए, अब आप उसका पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी किस में आएगा, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ये 3 आइटम्स लिखे हैं तो सिर्फ 3 आएंगे, चौथा नहीं आएगा। तो आपको उस फैक्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा कि ये ऑपरेटिंग है या नहीं है ना। तो n नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे आ सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जस्ट मैंने ये समझाने के लिए लिखा है कि क्या क्या आता है, कुछ भी आ सकता है इसमें, बट होना चाहिए ऑपरेटिंग, यानी होना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड आपका वो चीज होना चाहिए, वो ऑपरेटिंग में आएगा। अब देखिए यहां पे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये 2 मेथड से कैलकुलेट की जाती है। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड और सेकेंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और ये सिर्फ लगते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब एक पर्सन या एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, तो जब वो इन्वेस्टमेंट करती है तो जब पैसा जाता है तो वो इस एक्टिविटी में आता है। और जब मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट है, अगर उसको सेल कर दिया तो भी वो इसी में आता है। यानी इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस करो या इन्वेस्टमेंट सेल करो तो वो इन्वेस्टिंग में आता है। देखते हैं इसमें क्या आता है। जैसे कैश फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल असेट्स। अगर आप आपके बिजनेस में मशीन को परचेस करते हैं, बिजनेस में क्या परचेस कर रहे हैं आप, मशीन को परचेस कर रहे हैं, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है ना। तो वो चाहे आप उसको बेचोगे तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और परचेस करोगे तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स यानी क्या होता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल असेट्स हैं। तो अगर आप इसको भी परचेस करते हो तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, तो ये इसमें आएगा। फिर देखिए कैश पेमेंट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल करा प्रॉपर्टी को, यहाँ हमने प्रॉपर्टी को क्या करा है, परचेस करा है। बात समझ गए होंगे आप। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी और डेप्ट, यानी लोन हो गया ये, डेप्ट इन जॉइंट वेंचर। अगर इस तरीके से आपने क्या करा होगा कि कोई जॉइंट वेंचर होगा तो वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं। इन्वेस्टमेंट किसमें करे होंगे, या तो आपने इक्विटी उसके परचेस करे होंगे या फिर डिबेंचर परचेस करे होंगे। तो दोनों बातें हो गई कि जब आप उसे सेल करो या चाहे आप इस इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, है ना। इक्विटी या डिबेंचर आप परचेस करो या इक्विटी और डिबेंचर आप सेल करो, तो ये इसमें आएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट को परचेस करें या चाहे इन्वेस्टमेंट को सेल करें, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट एक्टिविटी आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आप अर्थ पहले समझे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक बिजनेस को अपना व्यापार, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं उसको मनी की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो वो पैसा बहुत सारे सोर्सेस से आ सकता है, जैसे इक्विटी शेयर बिजनेस इशू कर सकता है तो उसको पेमेंट मिलता है बिजनेस में, डिबेंचर इशू कर सकता है, या फिर कोई कंपनी लोन ले सकती है। तो किसी भी तरीके से जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी अगर उसको फाइनेंस की जरूरत होती है तो वो कौन सी एक्टिविटी में आता है, वो फ्रेंड्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। देखो इसमें जैसा कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, ठीक है, जब कुछ कैश रिसीव हुआ शेयर्स को जारी करके, वो इसमें
आ जाएगा। सेकंड मैंने बताया था कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर लोन, अपन बात कर ही चुके थे कि चाहे शेयर्स इशू करे, चाहे डिबेंचर इशू करे, चाहे लोन ले, जो भी पैसा ले वो फाइनेंसिंग में आएगा। फिर इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग सेम बात है, चाहे अल्पकालीन लोन लो, साल भर से नीचे के लिए लो या साल भर से ज़्यादा के लिए लो, लोन तो ले रहे हो आप काय के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो फाइनेंसिंग में आएगा। फिर कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बोरोइंग, अब इसमें आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस ले लिया, अब आप एक उसकी मैच्योरिटी पीरियड होगा, जब आप उसको पे करोगे तो वो कहाँ आएगा, क्योंकि वो पेमेंट भी फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स वो आएगा भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये छोटा सा वीडियो था, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल के माध्यम से ये समझेंगे कि कौन से आइटम्स, हम एक क्वेश्चंस लेंगे, उस क्वेश्चन से समझेंगे कि ये स्पेसिफिक आइटम इन 3 एक्टिविटीज में से किस में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा या फाइनेंसिंग में आएगा या इन्वेस्टिंग में आएगा। होप सो आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।